नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने राष्ट्रपति के दो शक्तियों को पढ़ लिया था। एक थी कार्यकारी और दूसरी थी विधायी। ठीक है, अब इससे आगे हम बात करेंगे और इसी क्लास में जो उनकी बची हुई और शक्तियां हैं उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे शिफ्ट कर जाएंगे। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनमें हमने 7 शक्तियां आपको गिनाई थी। पहला कार्यकारी था, दूसरा विधायी था, तीसरा न्यायिक था, चौथा वित्त था, रक्षा था, या इसको सैन्य भी कहा जाता है, कूटनीति और आपातकालीन। तो जिसमें आपने 2 को पढ़ लिया है, शेष 5 को इसी वीडियो में हम पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, वित्तीय शक्तियां देखते हैं। तो सबसे पहले है धन विधेयक। धन विधेयक आप जानते हैं क्या है? जब धन के आरोहण के लिए कोई विधेयक लाया जाता है और उस पर लोकसभा का जो स्पीकर है वो जब मोहर मार देता है कि ये धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक हो जाता है। कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का विधेयक है? ये धन विधेयक है और ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में आता है। दूसरा आप देखेंगे कि जो आकस्मिकता निधि होता है, यानी कि जिसकी जरूरत कभी अचानक पड़ सकती है, उसके लिए अग्रिम धनराशि अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति के संस्तुति की आवश्यकता होती है। तो ये भी उसकी विधायी शक्ति है। जो पिछला वाला क्लास हुआ था उसमें शायद एक पॉइंट मेरे से छूट गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भारत की संचित निधि है उससे एक भी पैसा निकालने के लिए, या जिसे आप भारत का खजाना कह सकते हैं, उससे कोई भी पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी वित्त विधेयक आता है, बिल होता है। ठीक है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि जब जब केंद्र किसी राज्य के सीमाओं का लघुकरण कर रहा हो, परिवर्तन कर रहा हो, या नए राज्य का गठन कर रहा हो, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ये उसकी विधायी शक्ति है। इससे पहले वाली क्लास में छूट गया था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं कि जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटना था, ठीक है, और होता क्या है कि संबंधित मंत्री जो होता है वही प्रस्ताव को पेश करता है। तो जब गृह मंत्री अमित शाह उस प्रस्ताव को पेश कर रहे थे, उससे पहले अगर आपको वाक्य याद है, उस दिन सदन को आपने देखा था, क्योंकि बहुत जो है उस दिन सबको बंद कर दिया गया था, सारे लोगों का निगाह जो है टीवी स्क्रीन की तरफ था, तो सबका उस पर ध्यान गया जो अवेयर लोग हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिए। तो होता क्या है कि सबसे पहले वो राष्ट्रपति का एक आदेश पढ़ते हैं। ठीक है, अमित शाह जब आते हैं तो राष्ट्रपति का एक आदेश पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति महोदय से जो है संस्तुति ली गई है। तो होता यह है कि जब आप किसी राज्य से नया राज्य बना रहे हैं, उसकी सीमाओं को छोटा कर रहे हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे तो हाँ समझ जाएंगे कि सबसे पहले वो अपना प्रस्ताव बाद में रखेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति की वो संस्तुति की कॉपी सदन के पटल पर रखी जाएगी और वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगता है। कई बार आपको चीज़ें नहीं पता होती तो आपको लगता है कि ये काम काज है, संसद कैसे चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और या मैं तो ये कहता हूँ कि जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, सबको ये अवेयर होना चाहिए कि जो आपके आसपास आपके देश में चल रहा है उसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं बजट। ठीक है, बजट पर हम सबकी नज़र रहती है हर साल के। बजट को राष्ट्रपति ही पेश करता है संसद के सामने। आप कहेंगे ये तो झूठ बोल रहे हैं आप, वो तो वित्त मंत्री पेश करता है। बिल्कुल, वित्त मंत्री पेश करता है। वित्त मंत्री क्या है? मंत्रिमंडल का पार्ट है, और मंत्रिमंडल क्या है? कार्यपालिका का पार्ट है। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति अपने एक प्रतिनिधि के तौर पर वित्त मंत्री से कहता है कि आप बजट को पेश कीजिए। ठीक है ना, वो पेश किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वित्त मंत्री उसको पेश करते हैं। ठीक है, तो हर साल बजट जो पेश होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है, और उन्हीं के नाम से पैसा जारी होता है, उन्हीं के नाम पर बजट पास होता है। इसके अलावा जब बजट पास हो जाता है तो उसके बाद में अनुदानों की मांग होती है। ठीक है, अनुदानों को मैंने पढ़ाया भी इससे पहले, जो पुराना सेशन पूरा समाप्त हुआ था, और आगे भी पढ़ाऊंगा। तो जब अनुदानों की मांग होती है, उन अनुदानों की संस्तुति के लिए अगर वो अनुदान मान लिए जाते हैं सदन के द्वारा, तो जो पैसे का आवंटन होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो यह भी क्या है? वित्तीय शक्ति है राष्ट्रपति की। इसके अलावा वित्त आयोग, केंद्र जो कर लेता है,
जो पैसा कमाता है, किससे? अपने कर के द्वारा, व्यापार के द्वारा, जो बहुत सारी ड्यूटीज़ वो लगाता है या बहुत सारी ट्रेडिंग करता है, सरकारी कंपनी होती हैं, तो उनसे जो पैसा जो वो कमाता है, उसमें वितरण वो राज्यों में किस प्रकार करेगा, इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग की जो संस्तुति होती है, उसी के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को पैसे वितरित करती है। ठीक है, तो वो जो वित्त आयोग है वो अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है वित्त आयोग को। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि तय करता है कि केंद्र को कितना पैसा राज्यों को देना है। तो यह भी उसकी एक वित्तीय शक्ति है। अब आगे देखते हैं न्यायिक शक्तियों में। तो न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले आता है सजा, सजा की माफी। तो यह राष्ट्रपति के पास एक जो है एक मजबूत कार्यकारी न्यायिक शक्ति है। ठीक है, तो ये किस प्रकार होता है, कैसे कैसे चीजें इसमें हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सजा की जो माफी है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो सजा को ही समाप्त कर दिया जाए, और दूसरा यह है कि उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, सजा को कम कर दिया जाए। तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में ये लागू होता है। देखिए, क्षमादान के समय दो चीज ध्यान में रखी जाती है। एक तो राष्ट्रपति यह जांच करता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है जिससे वो व्यक्ति गुजर करके आया है, क्या कहीं उसमें तो कोई कमी नहीं रह गई है। आसान भाषा में ये समझिए कि जैसे कोई भुक्तभोगी है जिसको न्यायपालिका के द्वारा किसी जुर्म में दोषी पाया गया और उसको सजा सुना दी गई। अब वो राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति चेक करवाएगा, ठीक है, कि देखिए कोई विधायी दिक्कत तो नहीं हो गया, कोई नियम या प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अगर नियम और प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है तो दूसरी बात यह है, राष्ट्रपति ये देखेगा कि मामला कितना संगीन है, उस आधार पर जो सजा दी गई है वो कहीं बहुत कठोर तो नहीं है, तो इसलिए उसको कम कर सकता है, लघु कर सकता है। देखिए, दुनिया की जो आधुनिक अवधारणाएं आई, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सजा बहुत कठोर नहीं होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पर अलग अलग मत लोगों के हो सकते हैं, लेकिन जो दुनिया का उदाहरण है, आप देखेंगे कि बहुत ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने अपने जेल के अवधारणा को ही समाप्त कर दिया। वो जेल को रखते ही नहीं है, जेल की जरूरत ही नहीं है उनको। क्योंकि हुआ क्या कि उन्होंने सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किए, और अपराध जो है वो कमी, या ये कह सकते हैं कि जब वंचना होती है आदमी के जीवन में तो उसके कारण ज़्यादा होते हैं। तो आप उदाहरण दे सकते हैं, नीदरलैंड है, आइसलैंड है या डेनमार्क है, जिन लोगों ने अच्छा डेवलपमेंट कर लिया अपना, वहाँ पर जेल की अवधारणाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तो ये क्या है, जब सिस्टम जो है इतना लिबरल हो जाए तो वहाँ पर ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। वहीं आप सऊदी अरेबिया को देख लीजिए या कुछ खाड़ी देश को देख लीजिए, पाकिस्तान को ही बगल में देख लीजिए, जो आपका सबसे बड़ा जो है टेंशन देता रहता है आपको, पाकिस्तान में ही देख लीजिए। इस निंदा को लेकर के पता नहीं कितने कानून बना लिए हैं कि आप ईश्वर के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्या स्थिति है उसकी? कुछ उन्नत कर पाया? नहीं। आज भी बस बम, बारूद, गोला ये बनाने का सोच रहा है, किसी दूसरे को परेशान करना है, उसका एजेंडा रहता है, अपने विकास में वो नहीं लगा हुआ है। या जितने भी एग्जाम्पल आप देख, सऊदी अरेबिया की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि उसके पास तेल के बहुत भंडार हैं। वो ऐसा नहीं कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, नहीं, उसके पास ऐसी चीज है जिसकी दुनिया भर में डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके पास पैसे बहुत हैं। नहीं तो सऊदी अरेबिया की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर होती। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं सलमान, उन्होंने बहुत सारे छूट दिए हैं, यानी कि कानून को ढीला किया है। महिलाओं के अधिकार को लेकर के उन्होंने काफ़ी काम किए। हालांकि प्रेस को लेकर के अभी भी वहाँ पर बहुत तगड़ी पाबंदी है। एक पत्रकार की हत्या उन्होंने करवा दी, जो इंटरनेशनल मीडिया का आरोप है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। तो वो भी अब सोच रहे हैं कि बहुत कठोर कानून नहीं चलना चाहिए, और भारत की जो संविधान है वह भी इसको मानती है। तो ये है माफ़ी। माफ़ी में इतने प्रकार है। क्षमा का मतलब कि बिल्कुल माफ़ कर देना, जो भी गलती के लिए उसको सजा हुआ है उसको बिल्कुल समाप्त कर देना। ये नहीं कि 10 वर्ष की सजा है तो उसको 2 वर्ष कर दिया जाए, ये नहीं। क्षमा में सब कुछ माफ़ कर दिया जाता है। लघुकरण में क्या होता है कि सजा की प्रकृति बदल सकती है और उसकी अवधि कम हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए, या किसी को 10 वर्ष की सजा हुई है तो उसको 2 वर्ष 3 वर्ष कर दिया जाए, तो उसको लघुकरण कहेंगे। इसके अलावा परिहार भी एक जो है
सजा का एक रूप है जिसमें उसको कम कर दिया जाता है। जैसे कोई बहुत कठोर सजा है तो उसको एक सामान्य सजा में परिवर्तित कर देना, ठीक है, या उसके अवधि को कम कर देना। इसके अलावा है विराम। तो विराम में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति है जो चलने में असमर्थ है, फिर भी उसने कोई बड़ा जुर्म कर दिया, मान लीजिए किसी का कत्ल कर दिया, तो भाई कत्ल करने के लिए तो धारा 302 है, वहाँ तो लिखा नहीं है कि आप विकलांग हैं तो आपके ऊपर धारा 302 नहीं लगेगा, सबके ऊपर लगेगा। लेकिन है क्या कि ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जेल में उसको रख पाना संभव है। तो ऐसे कंडीशंस में होता यह है कि राष्ट्रपति उसकी स्थिति को देख करके सजा को कुछ कम कर देता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। या कोई गर्भवती महिला है, उसने कोई जुर्म कर दिया तो उसके लिए रहने का कंडीशन नहीं ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, राष्ट्रपति विराम लगाता है। विराम का मतलब समाप्ति नहीं होता है, कुछ कम कर देना होता है। और इसके अलावा है प्राविलंबन। प्राविलंबन जो है एक प्रकार का कह सकते हैं एक वीटो के तरीके से हो, जैसे वीटो पॉकेट वीटो होता है ना, उस तरीके से है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने अर्जी लगाई राष्ट्रपति के पास कि हमको जो है फांसी की सजा हुई और माफ कर दीजिए। ऐसे केस में करता क्या है कि उसको लंबित कर देता है, ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, 1 साल 2 साल 10 साल। अब विचार तो आदमी पूरा जीवन कर सकता है, ठीक है। तो प्राविलंबन के केस में यही होता है कि किसी की फांसी की सजा जो है वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग में रहे और विचार करता रहे कि माफ करना है कि नहीं माफ करना है, वहीं पर पड़ी रह जाए, तो व्यक्ति का होगा क्या होगा, जीवित रह जाएगा। तो वो होता है प्राविलंबन। अब बात करते हैं रक्षा, या इसे सैन्य शक्ति भी कहते हैं। तो तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर राष्ट्रपति होता है, ये बात आप जानते हैं। इसके अलावा जो तीनों सेना के प्रमुख होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के मोहर दस्तखत स्टैंप के द्वारा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी वो सेना के जो है सबसे प्रमुख हैं। इसके अलावा युद्ध की घोषणा और उसकी समाप्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हालांकि इसमें संसद इन्वॉल्व होता है, यानी कि सदन की संस्तुति इसमें होती है, तभी राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है या उसकी समाप्ति करता है। अब कूटनीतिक शक्तियों में देखते हैं, तो जब कूटनीतिक शक्तियों को आप देखेंगे तो राजदूतों को भेजना किसी दूसरे देश में, एम्बेसडर को भेजना बात करने के लिए किसी मुद्दे पर, या इसके अलावा किसी दूसरे देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं बात करने के लिए तो उसमें उनका स्वागत करना, उनसे बात करना कि वो क्यों आ रहे हैं, ये किसका काम है, राष्ट्रपति का काम है। और इसके अलावा जो कूटनीतिक संबंध बनेंगे, मान लीजिए किसी देश से आपके कूटनीतिक संबंध बन रहे हैं तो उसमें भी राष्ट्रपति की संस्तुति होनी चाहिए। हालांकि इसमें सदन जो है होता है, सदन इसमें शामिल होता है, बिना संसद सदन के कूटनीतिक संबंध किसी देश से नहीं बनाए जाते हैं। आपातकालीन शक्तियों में 3 प्रकार का आपात राष्ट्रपति लगा सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपात, जिसको अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। ये देश में आपके एक बार लगाया गया है, ठीक है, कब, 1975-76 में, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय पर। राजकीय आपात, या इसे कहते हैं कि संवैधानिक स्थिति का विफल हो जाना, ठीक है। यहाँ पर राजकीय का मतलब भारत राज्य से नहीं है, राजकीय का मतलब है राज्य, जो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इस तरीके के राज्यों की बात हो रही है। तो ये आपात तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है, ठीक है, या इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। जैसे कुछ दिन पहले उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बनी थी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा राजनीति को पसंद करते हैं तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत सारे स्टेट की चुनी हुई सरकारों को राष्ट्रपति शासन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो राष्ट्रपति शासन क्या है कि वो राज्यपाल का एक प्रतिवेदन होता है जिसमें वो कहता है कि मुझे लगता है कि वर्तमान समय में राज्य में संवैधानिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद में राष्ट्रपति एक्शन लेता है और उस राज्य के सारे प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं राजकीय आपात, या इसे संवैधानिक स्थिति का सही ना होना भी कहते हैं, या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और ये लगता रहता है, ये कोई नई बात नहीं, बहुत बार लग चुका है, 356, ठीक है। इसके अलावा एक आपात है वित्तीय आपात, 360, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात एक ऐसी स्थिति में लागू किया जा सकता है जब पूरे देश की पूरी वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई हो, देश इतना घाटे में चला गया हो कि वो अपने लिए हुए ऋण का ब्याज चुकाने में सक्षम ना हो। ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात हो सकता है।
लेकिन आज़ादी के बाद से अभी वर्तमान में कभी भी वित्तीय आपात भारत में नहीं लगाया गया है और ना कभी ऐसा होने की उम्मीद भी है, ठीक है। लेकिन 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। तो ये हैं पूरे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, जिन्हें आपने 2 से 3 वीडियो में पढ़ा, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक की जो इससे आगे होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, उसकी नियुक्ति क्या है, चुनाव कैसे होते हैं, कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। कोई सवाल हो, कोई संदेह हो तो उसको भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।